फ्रेंड्स नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर अशोक सर क्लासेज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो का जो एसआई का रिवीजन हम संविधान को लेकर के कर रहे हैं, उसी क्रम का ये 5वां वीडियो है। और 5वां वीडियो में आप एसआई से संबंधित जो संविधान है, कुछ परीक्षाओं में पूछे गए तथ्य हैं, उन सभी तथ्यों को शामिल करते हुए हम ये जो श्रृंखला चला रहे हैं, इसमें सीधे-सीधे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो संविधान की व्यवस्थाएं हैं, जो बार-बार प्रश्नों में आई हुई हैं विभिन्न परीक्षाओं में, उन सभी का समावेश है और उन सभी का ये संकलन है और उसी संकलन के क्रम में ये 5वीं श्रृंखला है। तो आइए सीधे चलते हैं तथ्य पर। लोकसभा की प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियमों के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा की कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। याद रखें, आप अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे तो लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। और एक बात और याद रखें कि अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो अब बताइए, विश्वास मत कहाँ पर उसको पास कराना होता है? लोकसभा में, क्योंकि निम्न सदन लोकसभा है। प्रत्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित होकर के आए हुए सदस्य लोकसभा में हैं। तो लोकसभा के बहुमत दल के नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति करता है। तो अविश्वास प्रस्ताव कहाँ ले आया जाएगा? लोकसभा में लाना होगा। तो कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? 50 सदस्यों का। कोई पद संसद अथवा विधानमंडल में सदस्यता की निर्भरता हेतु लाभ का पद है अथवा नहीं, इसका निर्णय अनुच्छेद 102 क के अंतर्गत केंद्र में संसद तथा अनुच्छेद 191 1 क के अंतर्गत राज्यों में राज्य विधान मंडल करेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि कानून के मंत्री थे, जबकि अंतरिम सरकार 1946 में कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे। नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मनमोहन सिंह एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जिनकी नियुक्ति लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए हुई है। इसका पिछला वीडियो जब आप देखेंगे तो वहाँ पर हमने इसकी चर्चा किया है, पूरी सीरीज हमने दिया है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश के बाहर ताशकंद, वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, में 11 जनवरी 1966 को हुई थी। तो ताशकंद पूछा जाता है कौन से प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत की धरती से बाहर विदेश में हुई थी, तो नाम है चौधरी चरण सिंह और वह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, जबकि गुलजारी लाल नंदा केवल कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह के पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई, इसीलिए कहा जाता है कि चौधरी चरण सिंह का चरण नहीं पड़ा लोकसभा में। आई.के. गुजराल का मुख्य योगदान क्या रहा है? गुजराल डॉक्ट्रिन रहा है। पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध बनाने के लिए उनकी विदेश नीति रही है गुजराल डॉक्ट्रिन। नई आर्थिक नीति 1991 प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय आई थी। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द, ध्यान दें, एकदम ध्यान देने वाली बात है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल और केवल एक बार हुआ है। वह भी कहाँ हुआ है? 352 के खंड 3 में हुआ है मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। 1964 से 1966 के समय उन्होंने दिया था। और वर्ष 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस नारे में जय विज्ञान शब्द जोड़ा और यह नारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान हो गया। संविधान के अनुच्छेद 76 भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। आप जानते हैं कहाँ दिया हुआ? अनुच्छेद 76 में। और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और इसे अटॉर्नी जनरल को सब भारत के सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार है, संसद समिति में भाग लेने का अधिकार है, किंतु संसद में वोट देने का अधिकार नहीं है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है।
अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अटॉर्नी जनरल संसद का सदस्य नहीं होता है, बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन अपना वोट नहीं दे सकता है। अनुच्छेद 88। अटॉर्नी जनरल के अलावा भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं। इन्हें सॉलिसिटर जनरल भी कहा जाता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। एडवोकेट जनरल कहते हैं, महाधिवक्ता कहते हैं अनुच्छेद 165 में। तो राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। एडवोकेट जनरल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। तो जो नियुक्त कर रहा है उसी के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर रहे हैं। अनुच्छेद 165। यह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। यह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहाँ देखें, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल, तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। एकदम से ध्यान लगा करके एकाग्रचित होकर इस तथ्य को अपने दिमाग में चिपका लीजिए पूरा। सीएजी का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है, या वह अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक सेवारत रह सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर एक ट्रिक ले लीजिए ताकि आपको याद रहे। देखिए, सीएजी बोले ना, सीएजी, सी का मतलब समझिए 3, और ये 1, और ये दूसरा हो गया 2। तो इस प्रकार से इधर 2 है तो 3 में 2 का गुणा कर दीजिएगा, आ जाएगा 6 वर्ष सीएजी का। तो इस प्रकार से आइए, सीएजी को उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। महालेखा परीक्षक को संघ और राज्यों के लेखाओं के संबंध में विशेष नियंत्रण एवं अधीक्षण की शक्तियां दी गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 149 के अनुसार भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद का प्रतिनिधि होता है। यहाँ भी देखिए, संसद का प्रतिनिधि होता है और वह संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। अनुच्छेद 149 कहता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद का प्रतिनिधि है और वह संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। अगला है, भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्यों की लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है, गार्जियन कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष तथा राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को, अब चूंकि राज्य का है तो राज्यपाल के तहत में करेगा। देखिए, अनुच्छेद 79 के अनुसार 7(9) भारतीय संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। मतलब इसमें इसका अभिन्न अंग कौन होता है संसद का? राष्ट्रपति अभिन्न अंग होता है। तो 3 लोग हैं संसद के, 3 अंग हैं, तो 3 पार्ट हैं, 3 हिस्से हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है, 81 में लोकसभा भी। अच्छा, राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। यूपीएसआई परीक्षा में प्रश्न देखिए कैसा आया है कि राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सीटों के आवंटन का उल्लेख भारत के संविधान की 4थी अनुसूची में किया गया है। अनुसूची भी पूछ लेता है, इसलिए अनुसूची ध्यान रखें। और एक चीज़ और याद रखें कि लुसेंट का जो टॉपिक नंबर 4 है संविधान में, जहां पर स्रोत दिया गया है, उसे भी कई बार पढ़ें, हर बार पढ़ें। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि शामिल हैं। तो ये राज्यसभा की संरचना है, इनसे इतने सदस्यों से मिलकर के राज्यसभा बनी हुई है। आप जानते हैं राज्यसभा कितनी बार भंग हुई है?
अरे भैया, एक को बार नहीं भंग हुई है। राज्यसभा अस्थाई सदन है। आप राज्यसभा एकदम अस्थाई सदन है, जबकि लोकसभा भंग होती रहती है। तो याद रखें, ये इसमें भटकना नहीं है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, सभापति कौन होता है? अरे उपराष्ट्रपति होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। तो राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है। अनुच्छेद 80(4) के अनुसार राज्यसभा के सदस्य ध्यान दें, राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, मतलब एमएलए द्वारा, याद रखें, एमएलए विधायक जिनको आप कहते हैं, राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणी मत द्वारा चुने जाते हैं। तो ये 80(4) में बताया गया था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधायकों द्वारा होता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। अच्छा, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है, इसीलिए कहीं कम कहीं ज़्यादा। सबसे अधिक कहाँ मिल सकता है भैया? उत्तर प्रदेश में न रहेगा। 31 लोग हैं, 31 लोग हैं, याद रखिए। 80 लोकसभा सांसद हैं, 31 राज्यसभा के सांसद हैं। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 83(2) के परंतु के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, तथा आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने की स्थिति में उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। तो एक दौरान एक बार लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं, और अगर आपात उद्घोषणा समाप्त हो गई है, नहीं लागू है, खत्म हो गई है, तो किसी भी दशा में 6 माह की अवधि तक इसको लागू नहीं रखा जाएगा। ये 83 अनुच्छेद 83 का खंड 2 में एक परंतु जोड़कर बता दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 84 ख के अनुसार, ये अनुच्छेद अगर आपको याद नहीं होता मत याद रखें ना भाई, अनुच्छेद के झंझट में मत पड़िए, लेकिन कुछ कुछ अनुच्छेद आप याद रखिए। इसकी जो भाव हैं वो याद रखिए, उसमें जो प्रक्रिया है वो याद रखिए, वह सब परीक्षाओं में आता है। लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है, तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। तो यहीं से ने प्रश्न पूछा था यूपी पुलिस में कि भारत का सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो उसकी उम्र क्या होगी? तो कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, ऐसे प्रश्न पूछा था। तो ये सबसे न्यूनतम आयु सीमा है वो है 25 वर्ष। तो लोकसभा का सदस्य जो बनेगा तो वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। आइए, लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है, याद रखें, वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है, तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, मतलब कि वह अपनी जमानत खो बैठता है। लोकसभा किसकी सभा है? लोकमान्य जनता, जनता की सभा है। लोकसभा सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552, 530 राज्यों, 20 संघ राज्यों, 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से हो सकती है। अगला देखिए, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 प्रभावी होने के बाद राज्यों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या 530 से घटकर 524 हो जाएगी। यह अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। ये होगा क्या? है। चलिए, प्रभावी होगा भी 2019 से। अच्छा, अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा, घबराइए नहीं, हम इसको लेकर के एंग्लो इंडियन और ये जम्मू कश्मीर को लेकर एक अलग वीडियो बना देंगे संख्या के आधार पर इसका, तो आप टेंशन मत लीजिए। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं, और लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। आइए देखें, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। कौन भंग करेगा? राष्ट्रपति भंग करेंगे। और 89(1) में कहा गया, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, सदस्य नहीं होगा, लेकिन पदेन सभापति होगा।
अर्थात जो भी उपराष्ट्रपति के पद पर बैठेगा वही सभापति के कृत्यों का निर्वहन करेगा। ये संविधान के अनुच्छेद 93 में उपबंधित है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनेगी। लोकसभा का अध्यक्ष अपना हस्तलिखित त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। आइए देखें प्रश्न कैसे कैसे पूछे गए हैं। यूपीएसआई का प्रश्न है, पहली बार विधायिका में द्विसदनी व्यवस्था लागू की। तो याद रखें, द्विसदनी संविधान सभा निदेशक सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1919। ये 1919 जो दिया गया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नौ ध्यान में रखिएगा, द्विसदन आपको तैयार हो जाएगा, टेंशन नहीं है एकदम से। ये भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता था। यह 5 वर्ष के लिए होता था। सीएलए जो था उसका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए था। और इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, एक आरक्षित तथा हस्तांतरित 2 विषयों में बांटा गया। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम। पहली बार विधायिका में द्विसदनी व्यवस्था लागू की, तो ये भारत सरकार अधिनियम। अगला प्रश्न है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत तथा इंडिया। केवल भारत नहीं, क्योंकि इंडिया भी हिंदुस्तान तथा इंडिया गलत है, भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया गलत है, भारत तथा इंडिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो आप जानते हैं संविधान की प्रस्तावना में सीधे सीधे लिखा गया है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। यहाँ देखें, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। बंधुता, संप्रभु, समानता, अखंडता नहीं शामिल था। ये इसकी व्याख्या देख लें। व्याख्या में क्या कहा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 जो कि 3 जनवरी 1977 से लागू है। समाजवादी, पदनिरपेक्ष, अखंडता शब्द किस वर्ष में शामिल किया गया था। तो 1976 में शामिल किया गया। यूपीएसआई में पूछा गया है, याद रखें। देखिए ये सब सवाल ऐसे आते रहते हैं। यूपीएसआई में पूछा हुआ सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो भारत एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र है। अगला देखें, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, मतलब निर्वाचित होगा राष्ट्र का प्रधान। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। कौन करता है निर्वाचन। तो आपको निर्वाचक मंडल करता है। क्या प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष होता है, किंतु निर्वाचन तो होता है। जी हाँ, निर्वाचन होता है। इसलिए भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, अतः भारत एक गणतंत्र है। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो भारत में अनेक धर्म हैं, धार्मिक स्वतंत्रता है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। नहीं, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो इस प्रकार से ये ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट पर हैं, कुछ तथ्य पर हैं, कुछ सीधे सीधे अनुच्छेद पर हैं। तो आपको अपना लुसेंट ढंग से पढ़ना है, प्रोसेस पढ़ना है, प्रक्रिया पढ़ना है, अनुच्छेद को तैयार रखना है। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य पूरा एकदम रट जाना है। और प्रस्तावना तो आपको याद ही रहनी चाहिए। याद नहीं है तो कम से कम उसमें जो क्रक्ष दिए गए हों उन सब शब्दों पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो चलिए इसी क्रम में हम अगला वीडियो आपको इसी श्रृंखला से आगे देंगे। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।